नमस्कार, दो प्रदेश खबर विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 13,476 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट को पेश किया। बजट में पीएम आवास, लाडली बहना जैसी योजनाओं के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं विपक्ष ने बजट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार पर कर्ज लेकर घी पीने का आरोप लगाया। सत्र के आखिरी दिन क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था। इस बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सबसे बड़ा प्रावधान 4,000 करोड़ रुपए का किया गया है। इसके अलावा उपार्जन भावांतर भुगतान योजना, लाडली बहना योजना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। कर्ज लेने के आरोपों पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकास के लिए सरकार कर्ज ले रही है। में प्रधानमंत्री सम्मान निधि में भी बजट रखा है, बहना को बजट रखा है, अतिवृष्टि में भी बजट रखा है, सभी में पैसा, अनुसूचित जनजाति में भी बजट में पैसा रखा है। बहुत ही बढ़िया। अनुपूरक बजट पर विधानसभा में 2 दिन चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष ने बार बार अनुपूरक बजट लाने पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इस बजट में SC, ST, OBC के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सीएम हाउस में अतिरिक्त बिल्डिंग के लिए 10 करोड़, नया प्लेन खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए जरूर दिए गए हैं। बंदर के हाथ में उतरा सरकार जिस प्रकार से निर्णय लेती है, लैंड पूलिंग एक्ट में किसानों हमने विरोध किया था, आज सरकार को उसको लेना पड़ रहा है। तो सरकार के ऐसे कई अनिर्णय की स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता वैसे चलाती है। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, OBC आरक्षण पे सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, विड्रॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर पा रही। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इससे पहले सरकार करीब 2,000 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट लेकर आई थी। इस बार के अनुपूरक बजट में पीएम आवास योजना पर फोकस किया गया है। 4,000 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों में 12 लाख मकान बनेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की पकड़ मजबूत होगी। जानकारों की माने तो सरकार ने भी 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन जल्द होने जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टीम में इस बार अंडर 35 को ही शामिल किया जाएगा। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। ओवर एज लोग टीम में शामिल न हो पाए। इसकी बड़ी वजह यह भी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया खुद भी 35 साल से कम के हैं, इसलिए उनकी टीम भी अंडर 35 युवाओं से लैस होगी। दरअसल इस बार संगठन चुनाव में यह तय किया गया था, मंडल अध्यक्ष के लिए 45 साल और जिला अध्यक्ष के लिए 60 साल की उम्र के लोगों को ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसी तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी पदाधिकारियों को 35 साल से कम उम्र के नियुक्त किए जाएंगे। इसी फॉर्मूले के तहत सभी जिलों में अंडर 35 युवा ही अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब प्रदेश कार्यकारिणी में भी अंडर 35 युवाओं को ही अवसर मिलेगा। दरअसल संगठन ने पिछले अनुभवों से यह निर्णय लिया है कि मंडल अध्यक्ष के लिए 35 साल और जिला अध्यक्ष के लिए 60 साल की उम्र सीमा रखी जाएगी, जबकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के लिए अब केवल 35 साल तक की ही आयु पात्र होगी। पिछली बार ओवर एज पदाधिकारियों को नियुक्त करने को लेकर संगठन में विवाद हुआ था। इस बार यह स्थिति दोहराई नहीं जाएगी। पार्टी का मानना है कि इस फैसले से पार्टी के कार्यकर्ताओं में न केवल स्पष्टता आई है, बल्कि भविष्य में नियुक्तियों में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त 41 जिला अध्यक्षों की बैठक कल राजीव भवन में होगी। बैठक की शुरुआत शपथ ग्रहण से की जाएगी, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारियों पर भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राहुल गांधी नए जिला अध्यक्षों को 10 दिवसीय ट्रेनिंग देंगे। इसमें संगठन संचालन, नेतृत्व कौशल, बूथ मैनेजमेंट और मुद्दों की समझ सिखाई जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम बस्तर में होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने पहुंचे थे। कमरे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विश्वास सारंग भी मौजूद थे। इसी दौरान कमलनाथ ने अचानक मुस्कुराते हुए तोमर से पूछा, आपके सिंधिया का क्या हाल है?
जिस पर विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। लेकिन मजा तब और बढ़ गया जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बीच में बोल पड़े, आपके सिंधिया जी अब हमारे हैं। कमरे में ठाके गूंजे और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लोग इसे मध्य प्रदेश की राजनीति में हल्का फुल्का लेकिन तीखा तंज मान रहे हैं। तो आपके सिंधिया जी का क्या हाल है? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। आपके सिंधिया जी हमारे। तो आपके सिंधिया जी का क्या हाल है? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। आपके सिंधिया जी। अग्रवाल और सिंधी समाज के इष्ट देव के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में भगोड़ा घोषित जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल ने देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर किया। सरेंडर के दौरान भारी पुलिस बल और दोनों संगठनों के समर्थक मौजूद रहे। उनके खिलाफ देवेंद्र नगर और कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज थे। न मिलने पर रायपुर पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर 5,000 रुपए का इनाम रखा था। समर्थकों ने पुलिस पर सरेंडर करने के वक्त अनावश्यक माहौल बनाने और झूमा झटकी का आरोप लगाया। प्रवक्ताओं ने बघेल की जल्द रिहाई की मांग की ताकि वे अपनी मां की अंत्येष्टि कर सकें। बता दें कि 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ विवाद के बाद बघेल ने अग्रसेन महाराज व झूलेलाल पर टिप्पणी की थी। पुलिस ने मूर्ति तोड़ने वाले मानसिक रूप से बीमार आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। राजधानी रायपुर में सिंधी समाज के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जो है अमित बघेल की गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। थाना देवेंद्र नगर में आप देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। बताया जा रहा है समर्थकों के द्वारा वे यहाँ पर सरेंडर करने आए थे। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, कार्यकर्ता। क्या कहेंगे? अमित बघेल को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले तो भैया जो आप बात बोले तो सुधारना चाहता हूँ। भैया यहाँ पे सरेंडर कर रहा है, गिरफ्तारी देने आ रही से। भैया यहाँ शांतिपूर्वक गिरफ्तारी सरेंडर दे रही से। मगर आप देखो शासन प्रशासन है, पुलिस बल है, कैसे झने झपटे करके अपन सेनानी मल्ला ही करी से भैया शांतिपूर्वक। अगर क्रांति सेना के तेवाल हर कोई वाकिफ है, अगर क्रांति सेना चाहती तो पूरा भीड़ भाड़ देती, मगर हमारे भगवान मिले ला रहे हैं काबर की भैया गिरफ्तारी दिला रही से। तो कोर्ट क्यों नहीं गए सरेंडर करने के लिए? थाने में आए और अब गिरफ्तार कर लिया गया उनको। कोर्ट एक वजह से काबर के भैया संविधान ला मानने वाला है। पुलिस प्रशासन के नाकामी रही से कि भैया लटका दिले पकड़ नहीं सकी से, भैया जुड़ नहीं सकी। तो भैया संविधान के तहत जैसे भैया पहले बोल रहे थे कि 5 तारीख को मैं अपन आपला सरेंडर करूं करके, और वही माध्यम से चुपचाप शांतिपूर्वक सरेंडर देवर आ रही से। तो सिंधी समाज के खिलाफ टिप्पणी का मामला था ये पूरा, जिसमें अमित बघेल की फरारी जो है वो घोषित की गई थी, जिसके बाद आज छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रमुख जो अमित बघेल है वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया था। फिलहाल देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, 7 दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद रियल एस्टेट कारोबारियों से मुलाकात करने शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पहुंचे। जेल परिसर में करीब 20 मिनट तक उन्होंने आरोपी कारोबारियों से बात की। दुर्ग शहर पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कारोबारियों के परिजन भी उनसे मुलाकात की। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को रियल एस्टेट कारोबारियों ने गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया था। बिना अनुमति मार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में पुलिस ने अनिल वासनिक, विक्की चंद्राकर, दिनेश पांडे, राकेश यादव और जितेंद्र बत्रा को गिरफ्तार किया था। पहले इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अगले दिन सुबह दोबारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस दौरान विधायक यादव ने कहा, युवा कारोबारियों को पुलिस ने जबरन सरकार के दबाव में गिरफ्तार किया है। देखिए, ये सब युवा वर्ग के लोग हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करके परिवार की पूरी पूंजी लगा के एक छोटा सा रोजगार करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको इस तरीके से बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया, जबरदस्ती उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के सर फोड़े गए, ऐसा अभी इनसे बात करके पता चल रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि किस तरीके से एकाएक इनको पहले तो शाम को छोड़ दिया गया और अगले दिन सुबह 6 बजे किसी के यहाँ 5 बजे आकर पुलिस वालों ने घर पर दरवाजों पर लात मारकर सबसे बदतमीजी करके बदसलूकी कर उनको जबरदस्ती अपराधी के जैसे यहाँ पर जेल में बंद किया है। सीधी शहर में शुक्रवार की सुबह खोखर हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य अभिमन्यु सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। 50 सदस्यीय ईओडब्ल्यू की 6 टीम ने एक साथ 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई सुबह करीब 5 बजे तब शुरू हुई जब अभिमन्यु सिंह और उनका परिवार गहरी नींद में था। सीधी के अमहा की ऊंची हवेली, पुश्तैनी घर, ग्राम मड़वास और
कुसमी क्षेत्र में स्थित संपत्तियों की जांच कर रही है। टीम ने जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, प्राचार्य अभिमन्यु सिंह ने दरवाजा खोला और अचानक 13 सदस्यीय टीम अंदर दाखिल हो गई। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी अलग अलग टीमें पहुंची। निरीक्षक हरीश कुमार द्विवेदी ने बताया कि 2 महीने पहले रीवा ईओडब्ल्यू कार्यालय में दर्ज हुई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। टीम प्राचार्य से जुड़े वाहनों के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, जमीन और मकान से संबंधित कागजात सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कब्जे में लेने में जुटी है। अभी तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। कोर्ट मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में एक शिकायत आई थी। उस शिकायत की बहुत सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत जो भी प्रकरण हमारे द्वारा पंजीबद्ध किया गया, उसमें हम अपनी प्रोसीडिंग कार्रवाई के लिए आए हैं। हमारी कार्रवाई अभी जारी है। अभी ये हमारा और भी स्थान हो सकते हैं, कई जगह हम पे हमारी कार्रवाई चल रही है। सारा जब हम कंक्लूड करेंगे तब उसके बारे में आपको बता पाएंगे। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां भाजपा नेता गोलू कोसले ने नगर पालिका के सुपरवाइजर को थप्पड़ मार दिया, जिसको लेकर सिटी कोतवाली थाने का नगर पालिका के कर्मचारियों ने घेराव कर दिया और बीजेपी नेता गोलू कोसले पर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि कोसले ने सुबह 9:30 बजे नगर पालिका में पानी टैंकर को लेकर हुई बहस के दौरान सुपरवाइजर सनत सिन्हा को थप्पड़ मारा। घटना के बाद कर्मचारियों ने हंगामा कर नारेबाजी की और कठोर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित सिन्हा ने मेडिकल परीक्षण कराते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि एफआईआर दर्ज न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। थाना प्रभारी मयंक मिश्रा ने बताया कि शिकायत पर गोलू कोसले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। कुछ देर पहले नगर पालिका के कर्मचारी है, एक प्लेसमेंट कर्मचारी सनत सिन्हा, उनके द्वारा आकर के एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि गोलू कोसले नामी कोई व्यक्ति है, जिनके द्वारा नगर पालिका परिसर में उनके साथ टैंकर से पानी को पहुंचाने को लेकर के विवाद हुआ है, जिसमें गोलू कोसले नामक व्यक्ति द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। सर, कर्मचारी क्यों आए हैं? वो उनकी तरफ से एफआईआर करवाने के लिए आए हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई कर रही है। खबर अंबिकापुर से है, जहां अमेरा कोल एक्सचेंज जहां अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान विवाद हिंसक रूप लेने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लखनपुर थाना क्षेत्र में 150 ग्रामीणों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, जिन्हें 55 से अधिक ग्रामीणों को नामजद आरोपी बनाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि खदान विस्तार से उनकी खेती की जमीन, जल स्रोत और गांव की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित होगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि परियोजना से रोजगार और विकास के नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास की योजनाएं भी प्रदान की जाएंगी। ग्रामीण खदान विस्तार का विरोध करते हुए अचानक उग्र हो गए और लाठी, डंडे, पत्थर, गुलेल जैसे हथियारनुमा वस्तुओं से पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस हमले में एएसपी, अपर कलेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर सहित कुल 39 अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे। बाल विवाह अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद लोग बेटे और बेटी का नाबालिग अवस्था में ही विवाह कर अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला संस्कारधानी जबलपुर में सामने आया, जहां के पाटन तहसील के पवई धाम में एक नाबालिग बालिका की शादी की जा रही थी। सूचना पर महिला बाल विकास विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवाया। दस्तावेज जांच में बालिका की उम्र 16 साल पाई गई। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों की सहमति से पवई धाम में शादी की रस्म पूरी करने के लिए तैयारी कर ली गई थी। अधिकारियों ने शादी रुकवाकर परिवार वालों को समझाया कि बालिका की उम्र 18 साल होने के बाद ही शादी करें। समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने महिला बाल विकास विभाग को शपथ पत्र दिया। यहाँ पर पवई धाम के राजराजेश्वरी मंदिर से बाल विवाह हो रहा है, तो मौके पर आके इसकी जांच की गई तो बाल विवाह सही में हो रहा था। इसमें लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी और लड़का मैडी का रहने वाला था। यहाँ दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों को समझाइश देकर बाल विवाह को रुकवाया गया। रोक दी गई है। दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। अपने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार ये विवाह अमान्य है। दतिया जिले के बसई क्षेत्र में फसल बचाने के लिए राजघाट नहर से पानी नहीं छोड़े जाने को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। सूखी पड़ी नहर में किसानों और महिलाओं ने बैठकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बरधुआ, सतलोन, साकोली और
न्यायखेड़ा सहित आधा दर्जन गांवों के किसान अपनी सूखती फसलों को लेकर बेहद चिंतित हैं। किसानों का कहना है इंदौर के चंदन नगर थाना प्रभारी को सुप्रीम कोर्ट से भी डांट खानी पड़ी है। चंदन नगर थाना पुलिस पर आरोप है कि फर्जी गवाह बनाकर लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब चंदन नगर निवासी अनवर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दरअसल इंदौर शहर के युवा अधिवक्ता असद वारसी ने सबूतों के साथ पूरा मामला अदालत के सामने रखा। पिछले 1 साल में चंदन नगर पुलिस ने 175 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की, जिनमें अधिकतर मामलों में सिर्फ 2 ही गवाह बार बार उपयोग किए गए थे। पॉकेट गवाह उससे कहा जाता है जिसे पुलिस केस को मजबूत दिखाने, अपराध के आंकड़े बढ़ाने और विभागीय टारगेट पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। प्रभारी इंद्रमणि पटेल है, जो 2 4 पॉकेट विटनेस है, इनको यूज करके कई निर्दोष लोगों के ऊपर ये केस बनाते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस तरह की धांधली जो चंदन नगर थाना क्षेत्र में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने माना और इंद्रमणि पटेल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के इंदौर कमिश्नर साहब को निर्देश दिए। परंतु मैंने उसके बाद भी इसमें और मेरी जांच की तो और अधिक मामले, मुझे कम से करीब 120 से और अधिक मामले निकल गए। इंदौर शहर में हूटर और बत्ती लगी निजी गाड़ियों का चालान लगातार बढ़ता जा रहा है। इनका चलन परिवहन विभाग की अनदेखी से यह अवैध गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए परिवहन विभाग के उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश जारी किया है। दरअसल पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से दायर याचिका की सुनवाई प्रशासनिक न्यायाधीश की खंडपीठ कर रही। बता दें कि हाईकोर्ट पहले ही इस पर कार्रवाई का आदेश दे चुकी है, पर विभाग संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट को गलत जानकारी दी गई। धार, झाबुआ, अलीराजपुर और शहडोल जैसे जिलों में भी ऐसे वाहन पकड़े गए। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए परिवहन विभाग से विस्तृत कार्य योजना तलब की है। कि जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं या अपात्र लोग हैं, वो हुटर और सायरन और फ्लैश लाइट का उपयोग कर रहे हैं, वो 7 दिवस के भीतर इसको हटा ले, नंबर प्लेट सही कर ले, अन्यथा जो आरटीओ विभाग है उसको भी आदेशित किया जाए, इनको कड़ी कार्रवाई करते हुए इनमें से हटाया जाए। माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की जा रही है, जिस पर माननीय न्यायालय ने 16 तारीख को इस याचिका की सुनवाई नियत की है। 16 तारीख को इसी तरह की अन्य याचिकाएं भी माननीय न्यायालय के समय लंबित है और उस दिन उपायुक्त महोदय को भी कोर्ट ने तलब किया हुआ है, तो उसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की कॉलेज छात्रा के साथ ज्यादती और लव जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली निवासी युवक और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार पढ़ाई के साथ एक कंपनी में वर्क फ्रॉम होम करती है। इसी कंपनी में मैनेजर के पद पर मंसूर नामक युवक काम करता है। छात्रा के अनुसार काम के दौरान मंसूर ने अपनी पहचान छुपाकर उससे दोस्ती बढ़ाई और विश्वास जीतने के बाद उसे दिल्ली ले गया, जहां उसने धोखे से उसके साथ ज्यादती की, संबंधों में फंसाकर शारीरिक शोषण किया। घटना से व्यथित छात्रा ने इंदौर लौटकर परिजनों को जानकारी दी। परिवार के सहयोग से उसने बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की। 28 तारीख को एक लड़की गुमशुदगी कायम हुई थी, जिसमें उसके पिता के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी युवती की। और लड़की फिर उसके बाद जब टीम को पता चला तो दिल्ली में लड़की है जनकपुरी थाना क्षेत्र से, जहां पर के बाणगंगा की टीम के द्वारा वहां पर उसको दस्तयाब किया गया। उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि एक लड़का है जिसके द्वारा उसे उसके साथ गलत काम किया और उसको धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। तो इसमें आरोपी मंजूर को इसमें थाना बाणगंगा ने एक केस रजिस्टर किया जाकर दुष्कर्म की विभिन्न में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3(5) के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। आरोपी मंजूर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में किसान और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल
भड़ेसर गांव के धान खरीदी केंद्र में धान में नमी पाई गई, जिसमें 22% नमी मिलने से कंप्यूटर ऑपरेटर ने धान लेने से मना कर दिया और शासन के नियम अनुसार 17% से कम नमी होने पर ही धान खरीदी की बात कही। दो किसान हैं, बाप बेटे हैं दोनों, हाँ, और वो आए थे धान लेके, उनका 22% 23% नमी आ रहा था। हाँ, हम लोग चेक किए तो उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर उसको स्वयं उसको मीटर दिए कि अपना धान को तू खुद से चेक कर ले, और अगर 16% भी आ जाएगा 17% भी आ जाएगा तो मैं ले लूँगा कहते। थाना पामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भड़ेसर में जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हेमंत राठौर है, जिसके साथ मोहर यादव और फिर धर्म सिंह यादव ने नमी वाले धान खरीदने की बात को लेकर जबरदस्ती वाद विवाद कर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी है, जिसमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। 2 प्रदेश खबर विशेष में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।